So, we are continuing our ongoing series on rheumatism. rheumatism के नाम से, इन बड़े बड़े नामों से हिलना मत। बड़े बड़े नामों से, क्योंकि rheumatism का मतलब क्या हो रहा है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। अगर मसल्स में या फाइब्रस टिश्यूज जो हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, इनमें पेन, इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम रूमेटिक प्रॉब्लम कहलाती है। इतना सा ध्यान रखना। तो आप जब ऐसे अपनी नज़र एक होम्योपैथ की तरह रखेंगे, बड़े बड़े नामों के भुलावे में ना जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितना कॉमन है। कितना कॉमन लोग बाग बोलते हैं कि यार कंधा दुख रहा है, यार ये हाथ आज बहुत दुख रहे हैं, यार आज पाँव बहुत दुख रहे हैं, यार आज पीठ दुख रही है, यार आज गर्दन अकड़ गई है। ह्यूमन बीइंग्स को होने वाली प्रॉब्लम में वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम रूमेटिक प्रॉब्लम, ये एक्यूट फॉर्म में होती है, क्रॉनिक फॉर्म में होती है, और एक होम्योपैथ की नज़र से देखें तो इतने फॉर्म में होती है कि जिसका कोई हद नहीं। और बड़े बड़े नामों में नहीं जाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक यूपी के एक डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथी के, वो रेगुलर व्यूअर हैं अपने चैनल के। उनको उनकी प्रैक्टिस में अपने चैनल से बहुत फ़ायदा होता है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय पहले की बात है, शायद महीने 15 दिन पहले की बात है, कह रहे थे कि उनके जिले में उधर डेंगू महामारी की तरफ फैला हुआ है। डेंगू डेंगू क्यों बोल रहे थे? खूब ज्यादा मसल्स, बोन, जॉइंट्स में पेन हो रहा था, बड़ा सीवियर, आदमी हिल भी नहीं पा रहा था, फीवर आता था, छूने भी नहीं देता था। अब रिपोर्ट्स अगर आ भी नहीं रही है पॉजिटिव डेंगू की, फिर भी डेंगू फैला हुआ है। क्योंकि और करें क्या? हाँ, अब बोल रहे होंगे कि अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि रिपोर्ट में दिखे, महामारी की तरफ फैला हुआ है। उन डॉक्टर साहब ने अपने जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं रूमेटिज्म के, उससे प्रभावित होकर उन्होंने सीधा सीधा क्या देखा कि जॉइंट पेन, मसल्स पेन, जॉइंट स्वेलिंग के साथ फीवर आ रहा है, दैट मीन्स रूमेटिक फीवर एकदम एक्यूटली पैदा होता है, भयंकर दर्द करता है, बर्दाश्त नहीं होता है, आदमी हिल भी नहीं पाता है, छू भी नहीं सकता है, छूने भी नहीं देता है। ये नजरिए से उन्होंने देखा और वो कहते हैं कि सर कॉल्चिकम वंडर कर रही है। गया एक तरफ बाढ़ में गया डेंगू और नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस, उनने सीधा सीधा एक होम्योपैथ की नजर से देखा। फिर जो कुछ भी हो, फिर वो डेंगू हो, फिर वो मलेरिया हो, या फिर कोई रिपोर्ट में कुछ आ भी नहीं रहा हो, बोले कॉल्चिकम वंडर कर रही सर, कॉल्चिकम इज डूइंग वंडर। मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो ऐसी ही आपको अपनी एज ए होम्योपैथ की नजर रखनी है। बड़े बड़े नामों से डरोगे, बड़े बड़े नामों से हिलोगे, या किसी भी प्रैक्टिस करते टाइम किसी भी चीज के प्रभाव में आ गए आप, पेशेंट जल्दीबाजी मचा रहा है, पेशेंट दबाव डाल रहा है, पेशेंट रो रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है, पेशेंट कोई बड़ा आदमी है, पेशेंट कोई छोटा गरीब आदमी है, you have to be an unprejudiced observer,
नजर सभी के लिए एक जैसी समान होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ए होम्योपैथ, अनप्रेजुडिस्ड माइंड, है ना? ठीक। तो उसी प्रकार से हम सबसे ज्यादा रूमेटिक प्रॉब्लम्स में प्रिस्क्राइब होने वाली या होना चाहिए, लोग बाग लिमिटेड जानकारी होने के कारण इस रेमेडी का लिमिटेड यूज तो करते हैं, बट लिमिटेड यूज कर पाते हैं। जब मैं इस रेमेडी के रूमेटिज्म की बात कर रहा हूं तो मैं आपको कह रहा हूं, और खास तौर से इस सीजन में, ठंड, के सीजन में होने वाली रूमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? एंड द रेमेडी इज ग्रेट पॉलीक्रस्ट रेमेडी एंड ग्रेट रूमेटिक रेमेडी, रस्टॉक्स। तो जब मैं ये कहता हूं कि रूमेटिक प्रॉब्लम के लिए रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो ध्यान रखना कि ये पूरी रस्टॉक्स नहीं है। आप रस्टॉक्स को एक समुद्र की तरह मानो, तो वो जिन भी चीजों से मिलकर वो समुद्र बना हुआ है, उसका सबसे प्रोमिनेंट पार्ट, एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट रूमेटिक प्रॉब्लम्स कवर करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजें नहीं होंगी। घालमेल नहीं करना, क्लैरिटी होनी चाहिए कि सीधा सीधा रूमेटिक प्रॉब्लम आपके पास लेके आया है और आप मेंटल कंडीशन भी ढूंढ रहे हैं वहां पे, अननेसेसरी खोजबीन कर रहे हैं जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो किसी भी रेमेडी को लेकर प्रेजुडिस नहीं बांध लेना बच्चों कि रस्टॉक्स एक रूमेटिक रेमेडी है, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत सारी कंडीशंस में रूमेटिज्म की, रूमेटिक प्रॉब्लम्स की, वात रोगों की में ये प्रयोग होती है, बड़ी सक्सेसफुली प्रयोग होती है, बहुत प्रीडोमिनेंटली और बहुत ज्यादा। तो अगर अब आप समझ जाएं कि किस तरह का रूमेटिज्म, तो पहली बात तो रस्टॉक्स का सिलेक्शन आपका तभी हो जाना चाहिए जब भी कोई अगर आपको हिस्ट्री बताता हुआ ये कहे कि कभी भी एक्सपोजर में किसी भी तरह के आता हूं, या उसकी हिस्ट्री में हो कि कभी ये एक्सपोजर हुआ था, वो एक्सपोजर हुआ था तो कमर बहुत दिन तक दुखती रही थी, या ये एक्सपोजर होता है तो गर्दन अकड़ जाती है, या कभी ये एक्सपोजर होता है तो बिल्कुल हाथ पांव में, जोड़ों में मोच जैसा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, काम नहीं करते, इस तरह की चीजें वो ज्यादातर अगर आपको बता रहा है। इस ऐसे लोग जो जब भी किसी भी तरह के एक्सपोजर में आए, ठंड के मौसम में आए, बिगड़े हुए मौसम के एक्सपोजर में आए, डैम्प यानी कि नमी वाले मौसम में आए, बारिश के वाले मौसम में दिक्कत में आए, ठीक है ना, बदरी वाले मौसम में दिक्कत में आए, जब भी एक्सपोज होते हैं तो कोई ना कोई रूमेटिक प्रॉब्लम ही होती है। क्यों? गला भी तो खराब हो सकता था। कई लोग होते हैं, एक्सपोजर होते हैं, गला दुखने लग जाता है, बुखार आ जाता है, खांसी होने लग जाती है, लैरिंग्स अफेक्टेड हुआ, किसी के लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो किसी खास तरह की बीमारी, किसी खास तरह की बीमारी, किसी खास तरह की मेडिकल कंडीशन से सफर होने की अगर टेंडेंसी किसी में है, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, तो उसको क्या बोलते हैं? डायथिसिस। अभी डिजीज फॉर्म नहीं हुई है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये और क्रॉनिक फॉर्म पकड़ेगी। जब ये और ज्यादा बड़ी होगी तो फिर ये एक्सपोजर का इंतजार नहीं करेगी, ये कंटिन्यू हो जाएगी प्रॉब्लम, तो फिर अब डिजीज फॉर्म होगी। अब हाँ कह दिया कि हाँ ये ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट है, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, ये गाउट का पेशेंट है, अब वो डिजीज कंडीशन में पहुंच गई। तो डायथिसिस और डिजीज में फर्क समझे। किसी पर्टिकुलर खास तरह की मेडिकल कंडीशन से अफेक्ट, समझ में ना,
से सफ़र होने की प्रवृत्ति, सफ़र होने की टेंडेंसी, जैसे जो बार बार जब भी किसी एक्सपोजर में आता है तो उसको खांसी और बलगम और बुखार इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ट्यूबरकुलर डायथिसिस। कहते हैं उसी तरीके से रूमेटिक डायथिसिस। तो वेरी स्ट्रांगली डॉक्टर हेरिंगबी और H.C. एलन साहब होम्योपैथी की बाइबल, वन ऑफ दी की नोट में अपने इसका इंट्रोडक्शन देते हुए इसके बारे में, रस्टॉक्स के बारे में कहते हैं कि एडेप्टेड टू पर्सन्स, ये ऐसे लोगों में लगती है ये दवा ऑफ रूमेटिक डायथिसिस, जिनमें रूमेटिक डायथिसिस होती है। अब आपको समझ में आया कि रूमेटिक डायथिसिस का मतलब क्या, पेशेंट आपसे आके किस तरह की बात करेगा, तो आप समझोगे कि इसमें प्रीडोमिनेंटली ये रूमेटिक डायथिसिस का है, और बहुत ही प्रीडोमिनेंस में दिख रहा है, तो थिंक अबाउट रस्टॉक्स। ठीक। और एक बड़ी खास बात इसके बारे में, इसके रूमेटिज्म के बारे में बताते हुए डॉक्टर बोरिक अपनी पॉकेट मैनुअल में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। डिटेल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि पीठ में ऐसा होता है, एक्सट्रीमिटीज में ऐसा होता है, लेकिन इन जनरल जब रूमेटिज्म की बात करते हैं डॉक्टर बोरिक, तो डॉक्टर बोरिक कहते हैं बिल्कुल आपके लिए तो इस सीज़न में रस्टॉक्स एज ए प्रैक्टिशनर, इस सीज़न में ख़ास तौर से ठंड के सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक, रूमेटिज्म इन द कोल्ड सीजन, जब भी सीज़न ठंडा हो और इसमें कोई रूमेटिक प्रॉब्लम हो, ठीक, और कितनी फ्रीक्वेंटली ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही कंडीशन में काम आती है। लेकिन अब अपन समझेंगे क्योंकि अपन ने देखा था कि कोल्ड वेदर में सीबीसी फ्यूगा भी काम आती है, लेकिन फिर अपन ने डिटेल में उसके रूमेटिज्म को समझा कि किस तरह के उसके पेन्स होते हैं, किस तरह के उसकी कहाँ पे उसका खास मैनिफेस्टेशन होता है, और किन किन चीज़ों के कॉम्बिनेशंस के साथ वो मिलती है। ऐसी अपन ने कोल्चिकम के बारे में भी देखा था, और अब अपन ये रस्टॉक्स के बारे में देख रहे हैं। समझना, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। यहाँ से 200-250 किलोमीटर एक जगह है, वहाँ पे एक फैमिली है, मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। कोई भी प्रॉब्लम उनकी फैमिली में किसी को भी होती है तो वो मुझसे संपर्क करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जब थोड़ी सी ठंड एकदम से बढ़ी थी ना सभी जगह, तो उसका फोन आया मेरे पास, बोले सर मम्मी को पैरों में ऐसा दर्द हुआ, रात भर वो सो नहीं पाई, पेन किलर खाई, बमुश्किल नींद आई, बहुत लेट, वो भी कह रही थी बिल्कुल ऐसे फट रहा है, और रोने रोने को हो रही थी कि पैर बिल्कुल फट रहे हैं, टीयरिंग पेन, और रोने रोने को हो रही थी। अगर आपकी इस तरह की ट्रेनिंग है और रिपीटेड एक्सपोजर है तो धीरे धीरे आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी। तुरंत दिमाग ने काम किया, खटाक से आया रूमेटिज्म ऑफ द कोल्ड सीजन एंड टीयरिंग पेन इन द लोअर लिम्स। टीयरिंग, फटने जैसा दर्द, ड्रॉइंग, खिंचाव जैसा दर्द, इसके पेन्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। बस इसी जानकारी पे उसको बोल दिया रस्टॉक्स 200 आधे आधे घंटे से 3 खुराक दे दो। आप यकीन मानिए 2 खुराक
लेने के बाद वो लेडी बोलती डॉक्टर साहब से पूछ लो तीसरे की ज़रूरत है क्या, क्योंकि तब तक वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। हाउ फास्ट, हाउ रैपिड, हाउ जेंटल एंड हाउ डेफिनेटली परमानेंट। परमानेंट का मतलब बता दूंगा, परमानेंट का मतलब ये नहीं होता कि अब दोबारा ये चीज़ कभी नहीं होगी। ये जब परमानेंट बोला जा रहा है तो यहां बोला जा रहा है कि उस वक्त आपने पैलिएट नहीं किया उसको, आपने उसको क्योर कर दिया, हट गया वो सिस्टम से। वो दवा नहीं कि कोई दर्द की दवा आपने दे दी या कोई सुपरफिशियल पेन किलर दे दी और दर्द नहीं है, लेकिन डिजीज वहीं की वहीं है। यह डिजीज और दर्द सब एनिहिलेट हो गए। समझ में आई? तो इतनी जबरदस्त दवा है। तो अब आप समझिए कि इसमें किस तरह के रूमेटिज्म मिलते हैं। और मैंने बोला ना, किसी भी रेमेडी को अगर बहुत अच्छे से समझना है किसी खास कॉन्टेक्स्ट में, भाई मेंटल कंडीशन के लिए दी जा रही है, रूमेटिक कंडीशन के लिए दी जा रही है, पेट की कंडीशन के लिए दी जा रही है खास तौर से, तो खास कंटेक्स्ट में अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको 2-3 केस सुनाऊंगा डॉक्टर हेरिंग के। सिर्फ सुनना डॉक्टर हेरिंग के। डॉक्टर हेरिंग एक केस बताते हैं। एक आदमी आया था उनके पास जो कई सालों से, फ्रॉम सेवरल ईयर्स, वो सफर कर रहा था रूमेटिज्म ऑफ द लेफ्ट आर्म। उसके लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द होता था। और हिस्ट्री क्या बताई थी उसने? एक बार कहीं से आ रहा था तो खूब ज्यादा आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी और उसमें मैं एक्सपोज हो गया था, रेन स्टॉर्म। बस ऐसा एक्सपोजर। और डॉक्टर हेरिंग ने उसको रस्टॉक्स से ठीक किया था। ठीक। तो अंधड़ तूफान, स्टॉर्म मतलब जब भी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आपने देखिए छपरियां अपरियां उड़ जाती हैं, कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं और अच्छी मूसलाधार बारिश होती है साथ में, तो उसी को कहते हैं रेन स्टॉर्म या स्टॉर्म। बात समझ में आई? ठीक है ना? और कोई ऐसी चीज को एक्सपोज हो जाए और उसके बाद अगर उसको किसी भी तरह की रूमेटिक प्रॉब्लम रहे, अभी अभी हुई है या सालों से है, हिस्ट्री ली होगी डॉक्टर हेरिंग ने, पता चला कि एक बार ऐसा हुआ था, उसके बाद से फिर ये जो दर्द शुरू हुआ तो आज तक गया नहीं है, सालों हो गए, मैंने बहुत इलाज कराया। तो एक चीज समझ में आ गई। एक और केस अपना सुनाते हुए कहते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिला कि किस तरह के रूमेटिज्म के किस तरह के कॉजेशंस हों। तो आपको सिर्फ यही समझना है कि रस्टॉक्स का रूमेटिज्म किस तरह का होता है, उसकी खासियत क्या होती है, ताकि आप एक्यूरेटली रिपीटेड एक्सपोजर देने के बाद सेलेक्ट कर पाओ। समझ में आए? सो एक और केस बताते हुए कहते हैं कि उनके पास, डॉक्टर हेरिंग के पास एक 52 ईयर्स की महिला आई, ए वुमन ऑफ 52 ईयर्स ऑफ एज। वो क्या कहती है, 1.5 साल से, अराउंड 1.5 ईयर, since around 1.5 years she was suffering from rheumatic paralysis, rheumatism with paralysis, rheumatic paralysis, rheumatic paraplegia, इस तरह की कई तरह की चीजें आपको रिपर्टरी में देखने को मिल जाएंगी। अब ये पैरालिसिस तो समझ में आ रहा है, बट ये rheumatic paralysis क्या है भैया?
ठीक, अभी मैं डिटेल में ये केस आपको बताता हूं। और हिस्ट्री क्या थी, 1.5 साल पहले एक बार रेल रोड जर्नी करी थी, यानी कि ट्रेन से आई थी, और उसमें थ्रू आउट द जर्नी या तो वो ठंडी जगहों से होकर गुजर रही होगी ट्रेन, या वो एसी कंपार्टमेंट में होगी, चिल्ड हो गई थी, वो ठंड को एक्सपोज हुई थी। ठीक, पूरा केस ऐसा है। डॉक्टर हेरिंग इसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर हेरिंग कहते हैं, आफ्टर बीइंग थॉरोली चिल्ड 1.5 years ago ड्यूरिंग लॉन्ग रेल रोड जर्नी, एक लंबी रेल रोड जर्नी करी थी, तो उसके बाद से उसके पैर ग्रेजुअली धीरे 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 स्टिफ होने लगे। यानी कि किस चीज में स्टिफनेस का मतलब क्या है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टेंडेंस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लिगामेंट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहां पे कोई भी इन जगहों पे मैनिफेस्टेशन आ रहा है तो मतलब वो रूमेटिज्म है। यू गॉट माई पॉइंट। तो उस एक्सपोजर के बाद से उस लेडी को बताते हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके पैर स्टिफ हो गए और वीक हो गए, कमजोर, कि जैसे बिल्कुल जान नहीं है, चल नहीं सकते बिल्कुल एकदम। साथ में उसके फीट सुन्न हो जाते थे और झुनझुनी होती थी। एक ये चीज हो गया। तो इस चीज को बिल्कुल पैरालिसिस जैसी वीकनेस है, चल नहीं पाते, उठा नहीं पाते। और खास मैनिफेस्टेशन कहां है, पैरों में। लेकिन एक और चीज उसको होती थी, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं, एवरी नाउ एंड देन, हर कभी कभी भी उसी के बाद से उसको अटैक्स आते थे, उसकी पेनफुल स्टिफनेस ऑफ बैक, उसकी पीठ अक्सर अकड़ जाती थी पेनफुली, जिससे उसको 2-3 हफ्ते बिस्तर में रहना पड़ता था अपना काम धंधा छोड़ के, और एक गाढ़ी यूरिन हो रही थी उसको। इतने सिम्टम्स थे। तो वो एक्सपोजर जो वो चिल्ड हुई लॉन्ग रेल रोड जर्नी में, उसके बाद उसके पैर स्टिफ होने लगे, यानी कि अकड़ान आने लगी, साथ में कमजोरी, कैसे बिल्कुल पैरालिसिस जैसी। पैर के पंजों में झुनझुनी, सुन्नपन, और इसके अलावा एवरी नाउ एंड देन, हर कभी पेनफुल स्टिफनेस ऑफ बैक हो जाती थी, पीठ अकड़ जाती थी, बहुत दर्द भरी, और 2-3 हफ्ते के लिए वो बिस्तर से लग जाती थी। रस्टॉक्स से वो क्योर्ड हो गई। ऐसा नहीं है कि इसका असर गर्दन में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इसका असर पीठ में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इसका असर जॉइंट्स में नहीं होता, बिल्कुल होता है। बट अगर जब आप इसके बारे में जानकारी लेने जाएंगे तो प्रीडोमिनेंटली इसका इफेक्ट जो है वो आपको पैरों में मिलता है, प्रीडोमिनेंटली। ठीक है ना। लेकिन क्या कहते हैं, ये इतनी जबरदस्त पॉलीक्रस्ट और इतनी प्रोमिनेंट रूमेटिक रेमेडी कि कई बार आप कंफ्यूज रहोगे कि हम इसकी प्रीडोमिनेंसी पैरों को दें, कि जॉइंट्स को दें, कि कंधे को दें, कि गर्दन को दें। क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा में इसकी प्रूविंग के दौरान कहते हैं, इसके रूमेटिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई, लेकिन एक जगह रूमेटिज्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसा गर्दन में पेन हो किसी को, सर्वाइकल रीजन में, कि बिना दर्द हुए वो अपनी गर्दन को हिला नहीं पाए, जब भी वो मूव करे तो ठीक। तो इसके एक्सपोजर्स याद रखना, और ये इफेक्ट कैसा डालता है। और इसी पैरालिटिक वीकनेस को बताने के लिए मैं डॉक्टर हेरिंग का एक डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूं इसके रूमेटिज्म के बारे में। लेकिन उसके पहले
मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले कुछ इसके लिए इसकी बेसिक बात, हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ जाए इसको रिमेटिज्म के बारे में। तो अभी इन चीजों से अपन ने खास तौर से क्या समझा, ये जो 2 केस मैंने बताए डॉक्टर हेरिंग के। चलो एक और केस बताता हूं। एक 55 साल का एक आदमी आया इनके पास, जो पहले आर्मी में था। जब आर्मी में एक बार किसी मिशन में उसको भेजे होंगे, तो उसमें वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क, बहुत वहां उसको काम करनी, मेहनत करनी पड़ी होगी, और एक्सपोजर भी हुआ होगा ठंड को, मौसम को, और ये बारिश, इन सब चीजों को एक्सपोज भी हुआ, क्योंकि ऐसी टेस्टिंग ली जाती है फौजियों की। और उसके बाद से उसको क्या होता था, साइटिक रूमेटिज्म। साइटिक रूमेटिज्म का मतलब क्या होता है, शाइटिक का पेन, शाइटिका होता था उसको। हर कुछ हफ्तों के बाद सीवियर अटैक्स आया करते थे कि एकदम से शाइटिक पेन होता था। और ये कब से हो रहा था, जब वो एक बार बहुत ज्यादा ओवरवर्क, और ओवरवर्क क्या करते हैं फौजी, उनसे वजन उठा के दौड़ाए जाते हैं, वजन उठाए जाते हैं। तो कोई भी रूमेटिक कंपोनेंट अगर आपके पास लेके आए तो आपको समझ में आ रहा, और इसी चीज को अगर आप और समझना है तो इसको एक तरीके से समझें। डॉक्टर हेरिंग इसके बारे में एक जगह बताते हुए कहते हैं कि रूमेटिज्म आफ्टर लिफ्टिंग हैवी फर्नीचर, ये तो उन्होंने कह दिया फर्नीचर, कोई भारी फर्नीचर उठाने पे बैक का कोई भी अफेक्शन आया, जब से उस दिन वजन उठाया था ना डॉक्टर साहब, उस दिन से मेरे को शाइटिका की शिकायत होती है। अक्सर जब भी मौसम खराब होता है, या अक्सर जब भी मैं बारिश में भीग जाता हूं, अक्सर जब भी थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो मेरे को यह शाइटिका का पेन होता है। या फलानी जगह बैक पेन होता है। तो पीठ का कोई भी अफेक्शन, कोई भी हैवी लोड उठाने के बाद, ठीक, वैसे तो ये रूमेटिज्म, तो आप वैसे तो ये रूमेटिज्म के हर क्षेत्र को कवर करती है, हर रील्म को ये कवर करती है रस्टॉक्स। लेकिन डॉक्टर हेरिंग इसके बारे में, सॉरी, डॉक्टर एच.सी. एलन अपनी की नोट में कहते हैं अफेक्ट्स द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली, खास तौर से इसका असर फाइब्रस टिश्यू में होता है। इसलिए आपको, जबकि रोडोडेंड्रॉन की तरह, लेकिन ब्राइनिया में खास तौर से सेरस से, जो सेरस कैविटी जो जॉइंट्स में बनी रहती है ना, जहां साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, कहीं पे भी सेरस कैविटी है, किसी भी ऑर्गन को सेफ रखने के लिए, जैसे कि अपना ये पल्मोनरी कैविटी सेरस मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है, इसलिए वहां पे जब आप देखा होगा किसी को निमोनिया हो गया, या वहां पे ऐसे स्टिचिंग पेन हो रहा है, या पानी भर गया, सेरस इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ब्राइनिया ज्यादा काम आती है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राइनिया फाइब्रस टिश्यू के अफेक्शन में काम नहीं आएगी, बट प्रीडोमिनेटली ब्राइनिया सीरस अफेक्शंस में पाई जाती है, जबकि प्रीडोमिनेटली रस्टॉक्स एंड रोडोडेंड्रॉन ये आपको फाइब्रस टिश्यू। इसलिए आपको इसमें अकड़ान, अकड़ना, स्टिफ होना, ये आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो वजन उठाया होगा, खींच गई होगी कहीं की, तो आप एक चीज को समझ लें, इनने तो बोल दिया कि वजन उठाने से, इनने बोल दिया हैवी फर्नीचर उठाने से, आप समझ लें कि आपके मसल्स में या टेंडन्स में किसी भी तरह का कोई अचानक से बहुत जबरदस्त जोर पड़ गया,
ठीक, कहीं कहीं फिसल के पैर मुड़ा था, आज 3 साल हो गए उस बात को, उसके बाद भी जब भी मौसम ठंडा होता है या जब भी मौसम खराब होता है या जब भी आंधी तूफान बारिश वाला मौसम होता है, तो मेरी उस जगह पे, मेरे उस एंकल पे जो 3 साल पहले मुड़ा था, आज भी दर्द करता है। अगर इसमें रूमेटिक टेंडेंसी थी तो वो डिजीज कायम हो गई। अरे मोच लगी थी 3 महीने पहले, ऐसे भी आ जाते हैं, और दर्द आज तक होता, पूरी तरीके से अभी तक ठीक नहीं हुआ। नॉर्मली कुछ दिनों में मालिश से, दवाओं से ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एक तरीके से बन गया है, मतलब उसमें रूमेटिक डायथिसिस थी, इसलिए वो वहां पे जम गया, वो वहां पे बन गया। या तो कंटिन्यू है या तो कभी कोई ऐसा एक्सपोजर हो जाते हैं तो होता है। तो कभी भी कोई अगर ऐसा बोले, तो एकदम से अगर लोड आ जाए किसी भी तरह का, चाहे वो अचानक पैर के मुड़ने से आए, है ना, जैसे कई बार कोई ऊपर कोई चीज रखी हुई है, आदमी यूं करके अपने को स्ट्रेच करके निकाल रहा है, एकदम से स्ट्रेच किया और एकदम से ये अकड़ा, ये यहां अकड़ा, रस्टॉक्स इज द रेमेडी, क्योंकि तुरंत इफेक्ट फैलने और सिकुड़ने वाली चीजों में आता है, मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में। और फाइब्रस टिश्यू को ये इफेक्ट करती है, इसका एग्जाम्पल डॉक्टर क्लार्क जब इसका इंट्रोडक्शन में देते हैं अपनी डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, तो उसमें वो एक डॉक्टर साहब थे, कोई नीडहर्ड, डॉक्टर नीडहार्ड, उनका एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि डॉक्टर नीडहार्ड ने कहा है, सेज कि that the disease in which he has made most use of rus is a form of rheumatism। बोले जिस तरह की बीमारी में मैंने रस टॉक्स का, डॉक्टर नीडहार्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है जिस प्रकार की बीमारी में, वो होता है एक खास तरह का र्यूमेटिज्म, अ फॉर्म ऑफ र्यूमेटिज्म कॉमन इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया कि में पाया जाता है, कॉमन है लोगों में। और उसकी पहचान कैसी होती है, किस तरह का फॉर्म, किस फॉर्म का रूमेटिज्म, डॉक्टर नीडहार्ट बताते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम्स रिजिडिटी, यानी कि सख्ती, जॉइंट रिजिड हो गए, मुंह मुड़ता ही नहीं साहब, सीधा ही नहीं होता घुटना। देखिए ना ये काफ कैसी टाइट हो रही है, पत्थर जैसी हो रही है, देखिए ये मसल्स को देखिए कैसी टाइट हो रही, पत्थर जैसी हो रही। तो बोले डॉक्टर नीडहार्ट क्या कहते हैं, ऐसा र्यूमेटिज्म जिसमें मैंने सबसे ज्यादा रस्टॉक्स का यूज किया है, जो नॉर्थ अमेरिका में कॉमनली पाया जाता है, लेकिन आपको दुनिया में कहीं पे भी मिले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो रिजिडिटी, फिर आगे रिजिडिटी मतलब कहां इफेक्ट हुआ है, फाइब्रस टिश्यूज में, बोलते हैं डॉक्टर नीडहार्ट, एक तो रिजिडिटी, दूसरा पैरालिटिक वीकनेस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में ऐसी कमजोरी जैसे कि पैरालिसिस, जान ही नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर साहब खड़े नहीं होते बनता, ऐसा लगता है कि घुटने टूट जाएंगे, वजन नहीं संभाल पाएंगे, बिल्कुल ताकत ही नहीं लगती है, खड़े होने की कोशिश भी करता है तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा और तुरंत बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है जॉइंट्स में ताकत ही नहीं है, पैरालिटिक वीकनेस ऑफ जॉइंट। ठीक, एक दूसरी चीज बताई, पहली चीज उन्होंने क्या बताई, रिजिडिटी, सख्ती, पैरालिटिक वीकनेस ऑफ जॉइंट्स,
विथ स्टिंगिंग पेन अलॉन्ग टेंडन्स एंड मसल्स, जहां भी मसल्स है वहां कोई लोग बोलते हैं गड़ने जैसा दर्द हो रहा है, चुभने जैसा दर्द हो रहा है, गड़ने जैसा दर्द हो रहा है, मतलब इस तरह के फॉर्म ऑफ रूमेटिज्म में मैंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी है। इसलिए आपको जब रस्टॉक्स का रूमेटिज्म पैर में या कहीं पे भी इफेक्ट डाले, कंधे में, कलाई में, हाथों में, तो उस जगह की लेमनेस आ जाती है। लेमनेस का मतलब अपंगता, लंगड़ापन। पैरों से जो अपंग है वो लंगड़ा के चलता है, और हाथों से जो अपंग है कैसे, रूमेटिज्म का इफेक्ट हुआ है। और अगर मान लो कोई विकलांग होता, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होता, तो कैसे होता, ये उठा नहीं पा रहे हैं, दूसरा हाथ भी लगाना पड़ रहा है, और उठा भी बिल्कुल एकदम हिल रहा है, मतलब ऐसा। इसी ठंड के सीजन में कोई आया, पैरों में इफेक्ट हुआ रूमेटिज्म का, लंगड़ा के चलता हुआ आ रहा है, फिर वो चाहे घुटने में हो, चाहे किसी में भी हो, चाहे इसमें हो, हाँ, आपने ये देखा, अकड़ गई है, जान नहीं लग रही है, आप रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यही बात जो रिजिडिटी और पैरालिटिक वीकनेस और स्टिंगिंग पेन अलोंग द मसल एंड टेंडन्स जो डॉक्टर नीड हार्ट ने बताया, उसी चीज को अपने एक केस में बताते हुए डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कहते हैं बड़ा अच्छा बताते हैं, लेग इज सो लेम, पैर इतने ज्यादा लेम, इतने ज्यादा लंगड़े होते हैं, that he is obliged to take hold of pantaloon near knee joint in order to lift it and move it on. उसको मजबूरन, सोचो इतनी भी जान नहीं लग रही है कि वो हाथ से घुटने के पास के अपने पैंट को कपड़े से पकड़ के ऐसे अपने घुटने उठाता है और आगे रखता है जिससे कि वो चल सके, क्योंकि हाथ का सहारा ले रहा है। तो जहां इफेक्ट हुआ, जिस जगह पे कभी मोच खाए थे, आज भी लंगड़ा के चलते हैं, या कभी ऐसा सीजन आ जाता तो फिर वहां पे जान नहीं लगती है, दर्द होता है, अकड़ान आ जाती है उस जगह पे, और फिर लंगड़ा के चलते हैं। यहां इफेक्ट हो तो हाथ अपंग जैसी कंडीशन आ जाएगी, कलाई में आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं आगे, व्हेन लिंपिंग, जब वो लंगड़ा के चल रहा होता है इस तरीके से, तो लेग जो पैर जो है नी जॉइंट से हमेशा बेंट रहते हैं। सोचो कैसे चल रहा होगा कि ऐसा आदमी चलता हुआ इमेजिन करो जिसके जो घुटने मुड़े ही हुए हैं, अपन तो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, उसके घुटने मुड़े ही हुए हैं, मुड़ के ही ऐसे ऐसे चल रहा है, घुटने मुड़े ही हुए हैं और मुड़े मुड़े घुटने ऐसे चल रहा है। लिंपिंग इस मैनर की होती है कि लेग जो है हमेशा नी जॉइंट के पास से मुड़े हुए होते हैं, और अगर वो कोई भी अटेम्प्ट करता है अपने पैर को एक्सटेंड करके पूरा सीधा करने की, तो उसको दर्द होता है, या कोई भी सीधा करने की कोशिश कर दो, सीधे नहीं हो रहे पैर, ऐसे अकड़े घुटने के पास से। क्या कहते हैं डॉक्टर हेरिंग, कंप्लीट एक्सटेंशन वॉज इम्पॉसिबल, पूरा सीधा करना तो इम्पॉसिबल रहता है। तो चाहे रेन स्टॉर्म का एक्सपोजर कभी हुआ हो, चाहे कभी ठंड का एक्सपोजर हुआ हो लंबे समय तक, या फिर एकदम से मसल्स या किसी भी पार्ट में आपके जॉइंट में, मसल्स में कहीं पे भी एकदम से किसी भी वजह से लोड आ गया हो, चाहे ऊपर रखी हुई चीज कोई निकाल रहे थे, या जिम में वजन उठा लिए, कोई भारी चीज उठा के इधर से इधर रख दिए, और उसके बाद
ऐसी अकड़ान हो जाए, ऐसी वीकनेस हो जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ऐसी रिजिडिटी हो जाए, जिम में कोई गया और बोले एक ही दिन में हम, कई लोग जाते हैं जोश में, कहीं कुछ देख लिया, कोई मूवी देख ली, बहुत प्रभावित हो गए, 6 पैक्स एब्स देख लिए हीरो के, बहुत प्रभावित हो गए, और बिना, एक ही दिन में बिना ट्रेनर की एडवाइस के या बिना कैसे, और ऐसे एकदम से कर लिया, उसके बाद से बिल्कुल ऐसे अकड़ गए, देखो हाथ अकड़ गए बिल्कुल एकदम पत्थर जैसी हो रही मसाज, ये सीधे नहीं हो रहा, सीधे करने की कोशिश कर, बॉडी गर्म हो, चाहे वो जिम में एक्सरसाइज करके या दौड़ के आया हो या कोई मेहनत का काम किया हो, उस वक्त कोई भीग जाए या एकदम से ठंड को एक्सपोज हो जाए और कहीं पे भी कुछ अटक जाए, अकड़ जाए, चाहे गर्दन अकड़ जाए, चाहे कहीं भी कुछ अकड़ जाए, ठीक है ना, और ऐसा पेन हो, इस तरह की चीज़ें हो, स्वेलिंग हो, वीकनेस हो, आपको मालूम है कि आपको क्या देना है। और ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, एक्सपोजर। ठीक है ना। एक केस के बारे में बताते हुए डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कि पैर जो है नी जॉइंट के पास से स्टिफ हो जाते हैं और हर मोशन बहुत पेनफुल होता है और इम्परफेक्ट होता है। चलते वक्त वो लंगड़ा के चलता है, उसके बाद भी मुंह बनाता रहता है, क्योंकि हर मोशन चलता है, क्योंकि अकड़ा हुआ है, कोई भी मूवमेंट करेगा तो खिंचाव पैदा होगा, लंगड़ा के। तो इन तरह के जो मैंने एक्सपोजर्स बताए और अभी और बताऊंगा, आपको इस तरह के मैनिफेस्टेशंस मिल जाएं, इस तरह की अकड़ान जो सीधी नहीं हो रही है, हर मूवमेंट में पेन हो रहा है, और सबसे ज्यादा फर्स्ट मूवमेंट में। इसको बड़ी सिंपली एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं डॉक्टर हेरिंग, पेन एग्रावेटेड बाय लीविंग चेयर आफ्टर लॉन्ग सिटिंग। लंबे समय तक कहीं बैठा हुआ है और उसके बाद उठ के जैसी चलना चालू करेंगे, ये जैसी उठेंगे, अगर कमर का इफेक्शन है तो उठते टाइम अच्छे से बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे उठ के आप चलते हैं तो अरे ऐसे उठेंगे बिल्कुल एकदम, है ना। उसके बाद थोड़ा सा 2-4 कदम ऐसे चलेंगे थोड़ी दूर तक, और फिर उसके बाद जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी चलते रहें तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे घुटने का भी दर्द है लंबे समय तक, या घुटने का रूमेटिज्म है, काफ़ी देर तक कहीं बैठ गए, अब जाने लगे तो फिर ऐसे उठेंगे, सीधा नहीं हो रहा, फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही चलेंगे लंगड़ा के, खास तौर से जब सुबह सुबह रात भर रेस्ट के बाद उठते हैं। ये इसके रूमेटिज्म की खासियत है। फर्स्ट मोशन में पेन होना और कंटिन्यूड मोशन में रिलीफ आ जाना। ठीक है ना। अब इसके रूमेटिक पेन जो होते हैं ना, वो तो फिर एक बार अगर रूमेटिक पेन इसको हो गए कहीं पे भी, चाहे कंधे का हो, चाहे मसल्स का हो, चाहे आर्म का हो, ठीक है ना, तो रेस्ट की कंडीशन, वो पार्ट जैसी रेस्ट में रहेगा तो थोड़ी देर में पेन बढ़ते 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 इतना सीवियर हो जाएगा कि उसको ऐसे मूव करना पड़ेगा, करवट ले लेगा थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी कंडीशन में रहेगा तो पेन बढ़ते 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 इतना हो जाएगा, फिर करवट, तो वो एक पोजीशन में रह ही नहीं सकता। इसके बारे में बताते हुए डॉक्टर H.C. एलन अपनी एलेंस की नोट में इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। दर्द से राहत पाने के लिए इसको प्रायः अपनी पोजीशन चेंज करते रहनी पड़ती है। रस्टॉक्स दर्द की वजह से रेस्टलेस रहता है, आर्सेनिक मेंटल एंजाइटी की वजह से, मानसिक घबराहट, बेचैनी या कोई चिंता हो गई,
फैला हुआ है कोई बीमारी, या घर का कोई सदस्य किसी परेशानी में है, या बच्चा बीमार है, तो क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा करके आर्सेनिक बिस्तर में चैन से नहीं लेट सकता, टहलता रहेगा। ये मानसिक एंजाइटी की वजह से। ये क्यों बेचैन रहता है, एक ही चैन से सो नहीं पाता है, बार बार वो करवट बदलता है, क्योंकि रेस्ट की कंडीशन इसको एग्रेवेट करती है, इसलिए उसको चेंज करते रहना पड़ता है पोजीशन, है ना डॉक्टर है। इसलिए और इसी चीज़ को की नोट की भाषा में डॉक्टर एस.सी. एलन कहते हैं कि मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। दर्द से राहत पाने के लिए इसको बार बार, लगातार, प्रायः, ऑफनली अपनी पोजीशन चेंज करते रहनी पड़ती है। कैनॉट रिमेन इन बेड इन वन पोजीशन। ग्रेट रेस्टलेसनेस। लेकिन क्यों है ये रेस्टलेसनेस? ड्यू टू पेन। जहां वो तकलीफ वाला पार्ट थोड़ी देर रेस्ट में रहा तो पेन बढ़ते 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 ऐसी सीवियरिटी में थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज कर लेता तो थोड़ी सी राहत। फिर वो, समझ गए? पिक्चर एकदम क्लियर हुई।